हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। और इससे पहले हमने पहला और दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है इस बुक का। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है, और ये जो सबसे ऊपर वाली प्लेलिस्ट है हिस्ट्री वाली, हिस्ट्री की थ्योरी वाली में आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की थ्योरी देख सकते हैं। और जो एमसीक्यू वाली है, हिस्ट्री की एमसीक्यू वाली जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप एमसीक्यू देख सकते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो ये जो प्ले लिस्ट है ये मैंने क्लास वाइज नहीं बनाई है, ये मैंने 6th 7th और 8th क्लास की एक साथ बना दी है। तो 6th 7th 8th क्लास की सारी जो वीडियोस हैं आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर है 3, आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर से क्या मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं कि ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के आसपास थी। ठीक है, और कई बार इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया है। जैसा कि आपके इस चैप्टर में ज्यादातर जगह आपको हड़प्पा सभ्यता ही मिलेगा। तो हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए बोलते हैं कि जो सबसे पहले जिस नगर की खोज हुई थी वो हड़प्पा हड़प्पा नाम था उसका, उस स्थान का। तो जितनी भी उसके बाद इस तरह की सभ्यताएं खोजी गई उन सभी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा जो स्थान है वो वर्तमान में पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में। जिस तरह से हमारे यहाँ पंजाब है उसी तरह से पाकिस्तान में भी पंजाब है। ठीक है, पंजाब का मतलब है 5 नदियों का स्थान, यानी कि जिस स्थान से 5 नदी होकर जाती है वो वाला स्थान को क्या बोलेंगे, पंजाब। तो जिस तरह से हमारे पंजाब में 5 नदियां बह रही हैं उसी तरह से पाकिस्तान के पंजाब में भी 5 नदियां बह रही हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग बने थे, पाकिस्तान और भारत अलग अलग बने थे, उस समय पर जो बंटवारा हुआ था वो पंजाब और आपका राजस्थान, गुजरात यहाँ से हुआ था, और जम्मू कश्मीर। तो कुछ भाग इसी तरह के पाकिस्तान में और कुछ भाग हमारी तरफ है। ठीक है, अब देखिए इस तरह की जो सभ्यताएं थी, पुरानी सभ्यताएं जो निकली थी, उनको किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा। आपको मैंने बता दिया क्यों जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक पुराने भवन का संरक्षण की बात चल रही है। 2 बच्चे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं गली में। ठीक है, उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडर घर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, जिससे गली के बच्चे भूतिया घर कहते थे, यानी कि एक खंडर पड़ा था। खंडर से मतलब एक पुराना घर पड़ा था जिसमें कोई नहीं रहता था, है ना। तो उसको बच्चे क्या बोलते थे, भूतिया घर बोलते थे। अब वो देख रहे हैं कि उस घर की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि देखिए जो लकड़ी है उन पर कितनी सुंदर नक्काशी है। यानी कि अगर आपको पुराने महल देखने जाएंगे या आपके दादा के जमाने का कोई घर होगा, ठीक है, जैसे कई लोग पुराने घर में ही रह रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आपने देखा होगा जो किवाड़े होती थी ना, पहले लकड़ी की किवाड़े होती थी, उन पर बहुत सुंदर सुंदर फूल पत्ती, अच्छी अच्छी डिजाइन बनी होती थी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नक्काशी बोलेंगे। ठीक है, जो सुंदर सुंदर किवाड़ों पर डिजाइन बनी होती है लकड़ी की किवाड़ों पर, उनको क्या बोलेंगे, हम नक्काशी बोलेंगे। तो एक दूसरा महिला बोल रही है कि देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है इन लकड़ियों की किवाड़ों पर। ठीक है, और एक और महिला कह रही है कि देखिए ये जो पुराना जो खंडर है, हमें इसके बारे में मंत्री जी को एक पत्र लिखकर कहना होगा कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराई जाए। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये इतना पुराना घर है, इससे इन लोगों को इतना ज्यादा लगाव क्यों है। ठीक है, क्यों ये कह रहे हैं कि भाई इस सुंदर घर की रख रखाव किया जाए या इसको अच्छे से रखा जाए, ये धरोहर है। इस तरह से ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, पुराने घर हैं उनको बेच देते हैं और उनको तोड़ के फिर दूसरा नया बन जाता है। इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इस खंडर के साथ लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे कौन सी उनके ये कितनी कीमती इमारत है। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं, अब हम आगे चैप्टर में ये देखेंगे। हड़प्पा की कहानी, देखिए हम ये जानेंगे कि हड़प्पा की क्या कहानी थी, किस तरह से पुरानी सभ्यताएं थी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यानी कि अंग्रेजों के जमाने की बात हो रही है। ठीक है, कब की बात हो रही है, 150 साल पुरानी बात है, यानी कि अंग्रेजों के जमाने की बात है। ठीक है, तो जब पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा का पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटों उखाड़ ले गए। ठीक है, इसमें हजारों लिखा है लेकिन लाखों ईंट उखाड़ ले गए होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इमारतें खत्म कर दी थी ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर। ठीक है,
जिन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। यानी कि वहां हड़प्पा सभ्यता का कोई बहुत बड़ी इमारत थी, ठीक है। तो जब वो लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई ईंटों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम इस खंडर से कुछ ईंटों को ले सकते हैं ताकि हमें फ्री में ईंट मिल जाएंगी और हमें फायदा हो जाएगा, ठीक है। हर व्यक्ति अपना अपना फायदा देखता है। और चूंकि वो अंग्रेजों के जमाने में हो रहा था काम, तो इसलिए उन्हें हमारे देश का विकास थोड़ी करना था, उन्हें हमारे देश का नया इतिहास संभाल के रखना था। तो उन्होंने क्या सोचा होगा उस टाइम पे कि ठीक है भाई उखाड़ लो, हमें क्या लेना देना है, अगर पुरानी सभ्यता है या नहीं है हमें क्या मतलब है इससे। तो उन्होंने क्या किया होगा कि अपने फायदे के लिए, अगर उन्हें पता भी हो, एनसीईआरटी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो चीजें अचानक ऐसे हो गई या इत्तेफाक था या कुछ भी था, अनजाने में उन्होंने बोल दिया। लेकिन मैं आपको अपनी राय बताना चाहती हूँ कि अगर उनको पता भी होगा कि ये पुराना स्थल है, ये पुरानी सभ्यता है, तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। आप किसी के घर में जाकर रहेंगे तो आप उसके घर को थोड़ी ना संभाल के रखेंगे, आप अपनी चीजों को ही संभाल के रखते हैं ना अपने घर में, उसकी चीजों को पर थोड़ी ना ध्यान देंगे। उसी तरह से अंग्रेज थे, अंग्रेज क्यों संभाल के रखते हैं हमारे इतिहास को या हमारे पुरातत्व स्थानों को, ठीक है। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, यानी कि ये 150 वर्ष पुरानी बात है और 80 साल पहले पुरानी बात है कि पुरातत्वविद यानी कि जो पुरानी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जो सभ्यताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि किस तरह से सभ्यताएं थी पहले, किस तरह से लोगों का विकास हो रहा था, वो जो लोग होते हैं उन्होंने इस स्थल को ढूंढा। पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उपमहाद्वीप, ठीक है, मैं पहले भी 4-5 बार आपको बता चुकी हूँ। उपमहाद्वीप का मतलब है आपका दक्षिण एशिया, और दक्षिण एशिया से मतलब है कौन कौन से देश आएंगे उसमें आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और आपका तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब किस में आएंगे। सॉरी, श्रीलंका नहीं आएगा इसमें क्योंकि श्रीलंका तो एक अलग द्वीप है ना। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, उपमहाद्वीप में आएंगी। तो उपमहाद्वीप की बात हो रही है तो केवल भारत की बात नहीं हो रही है, इन सभी देशों की बात हो रही है। ईरान से, ठीक है, पश्चिम में ईरान, ठीक है, इस तरह से है, पहले ईरान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, ठीक है, फिर हमारा यहाँ भारत है, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा अगर आप मैप में देखेंगे तो। फिर क्या है, ये हमारा भारत है ना, मान लीजिए ये हमारा भारत है, और यहाँ पर क्या है, म्यांमार है ना, और बाकी थाईलैंड वगैरह भी हैं यहीं पर चुपके हुए, कई सारे देश हैं। तो ये सारे, इन सारे देशों को क्या बोला गया है, उपमहाद्वीप बोला है गया है, ठीक है, यानी कि सब कॉन्टिनेंट बोला गया है इनको। ये सबसे पुराने शहरों में से एक है। जब पुरातत्वविदों ने 80 साल पहले स्थलों को ढूंढना शुरू करा तो उन्होंने देखा कि ये जो शहर था जहां से ईंट निकाली थी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के लिए, उन उसके लिए, तो ये जो शहर था ये उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर था, ठीक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में इससे मिलने वाले इस तरह की सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों का नाम दिया गया, है ना। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसको सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। सिंधु सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास की सभ्यता है, तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता बोला गया है। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया है कि क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में पूरा स्थल मिला था, इसलिए इस तरह की जितनी भी इमारतें मिली उन सबको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था, है ना, और जो कि ऋग्वेद जिस टाइम में लिखा गया था उस टाइम से बहुत ज्यादा पहले की बातें हैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, तो उससे पुरानी ये सभ्यताएं हैं। अब देखते हैं किस तरह से चीजें थी। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। देखो इन सभी स्थलों को मैं मैप में समझाऊंगी, आगे जो आपके पेज आएंगे, स्क्रीन आगे होगी आपकी, स्लाइड करूंगी मैं, तो आपको वो मैप नजर आएगा और मैं मैप में अच्छी तरह से समझाऊंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप बिल्कुल भी विचलित ना होइए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। मिट्टी के कैसे बर्तन मिले, लाल बर्तन मिले थे जिन पर काले रंग के चित्र बने थे।
है ना। पत्थर के बाट मोहरे, मन के यानी मोती, जैसे माला बनती है ना उनकी, वो तावे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले। यानी कि जो ब्लेड आजकल जो स्टील के मिलते हैं वो किसके थे, पत्थर के थे। यानी कि पत्थर को इतना धारदार उन्होंने बना दिया था कि उसकी तुलना किससे की है, पुरातत्वविदों ने ब्लेड से की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, इन नगरों की विशेषता क्या थी, मतलब ये नगर किस तरह से थे वो हम जानेंगे। इन नगरों में से कई को दो या इससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, है ना। जो शहर था, शहर का पश्चिमी भाग, मान लीजिए ये शहर है, ठीक है, इस तरह से कोई शहर बसा हुआ है। तो देखिए पूर्वी भाग तो ये वाला हो गया और पश्चिमी भाग कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस वाले भाग की बात हो रही है। तो ये वाला जो भाग था, जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग था, वो ऊंचाई पर बना हुआ था और पूर्वी भाग बड़ा था, लेकिन वो कैसे, निचले इलाके में बना हुआ था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले भाग को, निचले वाले हिस्से को निचला दुर्ग कहा है। यानी कि जो शहर था वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि कुछ विशेष लोगों के लिए, तो कुछ जो विशेष लोग थे वो कहाँ रहते थे, पश्चिम साइड में रहते थे, ठीक है, और वो थोड़ा ऊंचा था, मतलब ऊंचे ऊंचे घर हुआ करते थे पश्चिम साइड के, और जो पूर्वी साइड के घर थे वो कैसे थे, निचले, नीचे थे, ठीक है, इस तरह से था। अब इस तरह की चीजें देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको यही महसूस हो रहा है कि जो राजा होंगे या सरदार टाइप के लोग होंगे या कुछ शक्तिशाली लोग होंगे, वो कैसे उच्च नगर में रहते होंगे, यानी कि ऊंचे वाले नगर में रहते होंगे, नगर दुर्ग में रहते होंगे, यानी कि पश्चिमी साइड कैसे रहते होंगे, रईस लोग रहते होंगे, और गरीब लोग निचले वाले साइड में रहते होंगे, ठीक है। तो ये एक चीज है जो हमें ये दिखा रही है कि भेदभाव जैसी चीजें पहले भी थी, ठीक है, हर युग में रही हैं और रहेंगी, ठीक है। आप महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए और आज का युग देख लीजिए। जो शक्तिशाली लोग हैं वो दूसरे लोगों से अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए कुछ चीजों को करते हैं, ठीक है। मेन जाति या धर्म की बात नहीं है, मेन पैसे की बात है। जिस व्यक्ति के पास पैसा है, ताकत है, वो अपने आप को दूसरे लोगों से विशिष्ट दिखाने की कोशिश करता है। देखो वही चीज यहाँ पर है कि कुछ लोग जो धनी होंगे वो ऊंचे घरों में रहते थे और कुछ लोग जो गरीब थे वो निचले घरों में रहते थे। अगर आप शहर में जाएंगे तो शहर के जो बीचों बीच होंगे वो बड़े बड़े घर मिलेंगे आपको, ठीक है, अच्छे सुंदर घर मिलेंगे। जो कॉलेज के आसपास बसे होंगे वो बड़े बड़े घर मिलेंगे आपको, है ना। और जो छोटी गलियां होती हैं, जो कुंज गलियां होती हैं, उनमें घर थोड़े अजीब, मतलब थोड़े ऐसे ही मिलेंगे, बिना टाइल वाले मिलेंगे या बिना एसी वाले मिलेंगे, इस तरह के मिलेंगे। तो ये क्या है, ये एक फर्क है गरीबी और अमीरी का। धर्म और जाति के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं होता है। ये भेदभाव कब होता है, जब पैसे का अंतर होता है। कोई जाति है उसके पास पैसा कम है तो लोग उसको हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं, है ना। तो आप पूरी ताकत लगाइए कामयाब होने में, तब ही इस देश से, इस समाज से जो भेदभाव जैसी चीजें हैं वो निकल पाएंगी और आप भी इन चीजों से निकल पाओगे और दूसरों को निकाल पाओगे। अब ऐसा मत करना कि आपके पास पैसा आ जाए तो आप दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करना, ठीक है। आपकी कोई फैक्ट्री अच्छी खुल जाए, आप बिजनेसमैन बन जाओ, कोई कलेक्टर बन जाओ, कोई अच्छा टीचर बन जाओ, तो ऐसा मत करना कि जो गरीब लोग हैं आप उनको दबाने की कोशिश करें। आप उनके लिए काम करना। आपको एनसीईआरटी क्या बता रही है, आपको एनसीईआरटी बता रही है कि सबको आप बराबर में लेके चलिए, सभी जातियों का, सभी प्राणियों का सम्मान कीजिए, ये बताने की कोशिश आपको कर रही है एनसीईआरटी, ठीक है। और मैं भी आपको समय समय पर यही चीजें बताती हूँ कि हमें क्या करना है, पूरे समाज को एक साथ लेके चलना है, किसी को हमें दबाना नहीं है, कुचलना नहीं है। तो देखो ये चीज हमेशा से होती रही है और आज भी हो रही है, ठीक है। इनका जो लेवल है वो कम या ज्यादा हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होंगी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब लोगों के पास पैसा बराबर होगा। तो ये चीज कभी भी खत्म नहीं होंगी। अगर आपको इन चीजों से निकलना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इन इसकी ईंटों ईंटों इतनी अच्छी पकी हुई थी, मतलब इनकी जो ईंटें थी वो इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों साल बाद भी तक भी इनकी दीवारें खड़ी रही, है ना। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कि मतलब दीवार किस तरह से बनाई गई थी कि आज तक वो खड़ी हुई हैं। तो सोचो 4000 साल पहले से वो खड़ी हुई हैं। अगर आप इनको देखो
ये जो किले वगैरह हैं इनकी मरम्मत होती रहती है, तब ये खड़े हैं, है ना। और इनकी बहुत पैसा लगता है इनके संरक्षण में गवर्नमेंट का, तो ये खड़े हैं। अब वो उनकी किसी ने देख रेख नहीं करी, कुछ नहीं करी, वो सभ्यता नष्ट हो गई, तब भी उनकी दीवार खड़ी हुई है, ईंट खड़ी हुई है। आप सोचो उनकी ईंट कितनी मजबूत रही होंगी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, यानी कि मैं वही कह रही हूँ कि जो नगर दुर्ग था, जो ऊपर वाला नगर था, जो ऊंचाई पर था, वो कैसा था, रईस लोगों का था। तो उसमें कैसी इमारतें बनाई गई थी, कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नानागार भी बोलते हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, यानी कि बाथरूम एक तरह से उन्होंने बोला है। जहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर सॉरी बाथरूम मैंने गलत यूज कर दिया शब्द, एक तरह से आपका स्विमिंग पूल, ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल होता है उसी तरह से मोहनजोदड़ो में था। हो सकता है ये केवल उन रईस लोगों के लिए रहा हो जो नगर दुर्ग में रहते थे, ठीक है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसका, ईंटों का और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। किसकी, चारकोल की। आजकल जो सीमेंट वगैरह है उसका प्लास्टर इतना मजबूत होता है कि रिसाव को रोकने के लिए किया जाता है ना। लेकिन वो हमारी टेक्नोलॉजी से भी काफी आगे थे। वो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी उनके पास कि उन्होंने क्या सोचा कि जो ईंटें हैं उनके ऊपर हम क्या गिरा देंगे, चारकोल गिरा देंगे, ताकि पानी का रिसाव इससे रोका जा सके। इस सरोवर में दोनों तरफों से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। जैसे आजकल होता है ना, जो बड़े बड़े बंगले होते हैं उसमें क्या होता है, बड़े बड़े बंगलों में क्या होता है, एक स्विमिंग पूल होता है, उसी में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड होता है, सब कुछ उसमें ही होता है, ठीक है। वाटर कूलर लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं। तो उस टाइम पे जो ये नगर दुर्ग वाले जो लोग थे उनके पास क्या था, इसमें पानी भरने के लिए कुआं भी था, है ना। और उनके पास स्विमिंग पूल भी था, अच्छे घर बने हुए थे, अच्छी ईंटों से बने हुए थे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, ठीक है। इसे भरने के लिए किसमें से पानी निकाला जाता था, कुएं में से पानी निकाला जाता था और बाद में इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसरों पर स्नान किया करते थे। हो सकता है किसी तीज त्योहार पर इसमें स्नान करते हो, किसी अवसर पर स्नान करते हो, ठीक है, इस तरह से होता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आप इनको अच्छे से रट लेना, समझ लेना, रटना नहीं है सॉरी, समझ लेना कि जो स्नानागार मिला है वो कहां से मिला है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं, है ना। ध्यान रखना, लोथल और कालीबंगा से क्या मिला है, अग्निकुंड। और स्नानागार कहां से मिला है, यानी कि स्विमिंग पूल उस टाइम का, वो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब अग्निकुंड है तो यज्ञ किए जाते होंगे। अब यज्ञ किए जाते होंगे का क्या मतलब है, ये सनातनी लोग थे, क्योंकि यज्ञ जैसी हवन जैसी चीजें कहाँ होती हैं, केवल हिंदू धर्म में होती हैं, केवल सनातन धर्म में होती हैं, और किसी धर्म में नहीं होती हैं, ठीक है। क्रिश्चियन वगैरह में या मुस्लिम धर्म में या बौद्ध धर्म में यज्ञ नहीं होते हैं। यज्ञ केवल होते हैं सनातन धर्म में, यानी कि हिंदू धर्म में। इसका मतलब ये है कि ये इस सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, वो हिंदू थे, ठीक है। और अगर आज आप देखें तो पाकिस्तान में पूरी तरह से मुस्लिम है। तो ये क्या है, ये कन्वर्जन करके बनाए गए हैं, यानी कि जोर जबरदस्ती करके कुछ लोगों को मुस्लिम बना दिया गया है, प्रताड़ित करके। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यानी कि जैसे आज क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसानों से अनाज खरीदती है और उनको सेव करके रखती है किसानों के लिए, है ना। किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए क्या करती है, उस अनाज को सेव करके रखती है और फिर उसी अनाज को क्या करती है, गरीब लोगों में राशन के तौर पर बांट दिया करती है। ये जो राशन मिलता है आपको कहां से मिलता है, ये गवर्नमेंट के पास कहां से आता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बड़े बड़े भंडार होते हैं, उनमें वो इकट्ठा करके रख लेते हैं और बाद में बांट देते हैं जिन लोगों को जरूरत होती है, ठीक है। तो राशन की दुकान से आप जाके अनाज ले लेते हैं। तो उसी तरह से इन लोगों ने व्यवस्था की थी। अब देखिए इतनी पुरानी सभ्यता है, तब भी यहाँ पर इस तरह के साक्ष्य मिले हैं, भंडार मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं जो जहाँ पर अनाज रखे जाते थे।
कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है, ये जो कुछ चीजें हैं इनको ध्यान रखना कि कहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से आपको भंडार गृह मिले हैं, यानी कि जहां पर खाने पीने का सामान स्टोर किया जाता था वो, और कहां पर आपको स्नानागार मिला है, बड़ा सा स्विमिंग पूल। ठीक है, अब हम सभ्यताओं की बात कर लेते हैं और बहुत अच्छे से हमें ये ध्यान रखनी है ना, बहुत अच्छे से हमें ये समझनी होंगी क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, ये कुछ सभ्यताएं हैं और मैं आपको बताती चलूंगी कि वर्तमान में ये सभ्यताएं आपको कहां पर मिलेंगी। ठीक है, किस स्थान पर ये सभ्यताएं मिलेंगी। तो मैंने सबसे पहले आपको जब चैप्टर शुरू किया था आपका, तो मैंने क्या बताया था कि ये जो सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंधु और उसकी जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, देखो ये सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में बह रही है, इसकी नदियां कौन कौन सी हैं? रावी है जो हमारे भारत से निकली है, चेनाब है और झेलम है। ठीक है, और यहाँ पर सतलुज है। तो ये इसकी सहायक नदियों में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। अब देखिए, पुरा स्थलों की हम बात कर लेते हैं। हम ऊपर से चलेंगे हड़प्पा। मैंने बताया था हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में, यानी कि ये आज का क्या है? हरियाणा है। कालीबंगा कहाँ है आपकी? ये हनुमानगढ़ी में वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में राजस्थान है। अब देखो कालीबंगा आप कैसे याद रखेंगे? देखो जो राजस्थान है वहां पर जो महिलाएं वो कैसी बड़ी बड़ी चूड़ियां पहनती है ना, महाराणा प्रताप के जो वंशज है वो कैसी पहनती है? बड़ी बड़ी चूड़ियां पहनती हैं, छतरानियां। तो आप काली यानी कि काला चूड़ा या काली चूड़ी से आप इसको याद रख सकते हैं। राखी गढ़ी आप कैसे याद रख सकते हैं? राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। आप राखी गढ़ी को याद रखेंगे कि हरियाणा के लोग कैसे होते हैं? देसी लोग होते हैं। ठीक है, फिल्मी दुनिया से थोड़े दूर होते हैं, हटके होते हैं। वहां पर जो मेन चीज होती है वो रिश्ते होते हैं, जैसे भाई बहन का रिश्ता, उनके लिए बहुत पवित्र रिश्ता होता है। आप हरियाणा में जाएंगे तो देसी लोग मिलेंगे और रिश्तों को बहुत पवित्रता से निभाने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, उनकी जो भाषा होती है वो खड़ी होती है, लेकिन जो भाई या बहनें होती हैं उनका जो प्यार है वो बहुत आपको पवित्र मिलेगा और बहुत घनिष्ठ मिलेगा। ठीक है, तो राखी गढ़ी आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक बता रही हूँ, आप प्लीज इसकी आलोचना मत करना, इसको नेगेटिव मत लेके जाना इन सारी चीजों को। ये एक तरीका बता रही हूँ मैं आपको याद रखने का, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद रखा है इन सब चीजों को, है ना। गावेरी वाला ये है आपका दक्षिण पंजाब में और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर हड़प्पा से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से। फिर आ गया आपका चोहंदड़ो। ठीक है, ये कहाँ है? आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि चोहंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। और ये नेक्स्ट है आपका धौलावीरा। तो आप ये देख ही रहे हैं कि ये क्या है? आपका गुजरात है ना। ये क्या है? गुजरात है ना। तो गुजरात से आया है धौलावीरा। सुकोतदा, ठीक है, सुकोतदा कहाँ है? ये भी गुजरात में है। लोथल, देखो लोथल आगे आप जानेंगे इसी चैप्टर में। लोथल में क्या पाए गए हैं? लोथल में मिले हैं जो जहां पर पानी के पोर्ट रुकते हैं। ठीक है, यानी पानी के जहाजों के खड़े होने का स्थान, यानी कि बंदरगाह। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ है? कहाँ बन सकता है? वहीं तो बन सकता है जहां जो समुद्र है वो कटा छला है ना, कटा फटा है, क्योंकि बंदरगाह के लिए वही सुटेबल जगह है। अब देखिए ये जो कोना है, यहाँ पर क्या है? आसानी से बंदरगाह बनेंगे, यहाँ पर आसानी से बंदरगाह बन जाएंगे, है ना। इस तरह का स्थान चाहिए होता है बंदरगाह बनाने के लिए। तो लोथल में क्या है? बंदरगाह है। और आप समझ सकते हैं कि ये बंदरगाह कहाँ होगा? ये गुजरात में। ठीक है, और आपको बता देती हूँ मैं, लोथल मैंने आपको बता दिया, ये लोथल है आपका गुजरात, अहमदाबाद में। सुरकोतदा है आपका भुज, गुजरात में। और ये जितने भी मैंने आपको अभी तक बताए हैं इन सभी का मैंने एक लिस्ट तैयार करी है कि कौन सा पुरा स्थल कहाँ था, वो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, एक दो दिन में मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और मैं बाकी की जब इसके एमसीक्यू वाली आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसके पीछे भी मिलेगी, है ना। और आप इतना नहीं कष्ट करना चाहते हैं तो अब मैंने जो बोला है आप उसको रिपीट करके उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मैं एक बार और रिवीजन आपको करा दूंगी। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगी ना तो ये पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगी, एक शॉर्ट वीडियो के रूप में भी दिखाई देगी और एमसीक्यू में भी दिखाई देगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखो इस तरह का स्नानागार मिला है, देखो ये सीढ़ियां हैं और ये एक तरह से क्या है? एक स्विमिंग पूल है।
ठीक है। इसमें जो अमीर लोग थे वो नहाते थे, और देखिए ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों से नीचे उतरते होंगे, और कुछ लोग यहाँ से नीचे उतरते होंगे, या फिर एक सीढ़ियां आने की होंगी या जाने की होंगी, जैसा भी उस समय का इस हिसाब रहा होगा। देखिए आगे का हम जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आपको ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, कुछ महीनों बाद देख रहे हैं, तो आप फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना हिस्ट्री की हिस्ट्री की थ्योरी वाली जो प्ले लिस्ट है, 6th 7th 8th की हिस्ट्री की जो थ्योरी वाली प्ले लिस्ट है, आप उसमें जाकर इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कमेंट बॉक्स में बताना, और जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।